ऑफ बॉडी। सो वो टेम्परेचर को इंक्रीज़ भी कर सकता है, डिक्रीज़ भी कर सकता है, इसलिए हम कहते हैं कि वो बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। इसकी डिटेल आपने यहाँ पे नहीं पढ़नी। थर्ड पे हमने कार्डियोवास्कुलर भी देख लिया, टेम्परेचर भी देख लिया। थर्ड पे हम बात करते हैं बॉडी के वाटर रेगुलेशन की, ठीक है। बॉडी की वाटर रेगुलेशन किस तरह से होती है, एक तो इनटेक को बैलेंस किया जा सके, ठीक है, एक तो इनटेक पे गौर किया जा सके, एक जो आउटपुट होता है यानी जो यूरिन से हमारे पास आउटपुट निकल रहा है उसको कंट्रोल किया जा सके। तो इनपुट को भी यानी जितना पानी हम पीते हैं उसको भी हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है और आउटपुट को यानी यूरिन को भी करता है। इनपुट को किस तरह से करता है कि इसके यही जो हमारे पास लेटरल हाइपोथैलेमस पड़ा है ना हमने, इसी लेटरल हाइपोथैलेमस के अंदर पड़ा हुआ होता है थ्रस्ट सेंटर, ठीक है। जैसे ही बॉडी में पानी की कमी होती है, थ्रस्ट सेंटर का जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो ये थ्रस्ट सेंटर एक्टिवेट हो जाता है और एक्टिवेट होता है और ये बंदे को क्या करता है, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है और इंसान जल्दी जल्दी जो भी उसके आसपास पानी से मिलता है वो पीता है और तब तक पानी पीता रहता है जब तक कि इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस नॉर्मलाइज नहीं हो जाता। इस तरह से ये इनटेक को कंट्रोल करता है लेटरल हाइपोथैलेमस थ्रू थ्रस्ट सेंटर, ठीक है। और अगर हम एक्सक्रीशन की बात करेंगे आउटपुट की, तो आपको पता है कि जो हाइपोथैलेमस है, ऐसे अगर हाइपोथैलेमस होता ना, मुझसे सही तो डायग्राम शायद नहीं बनेगी, लेकिन हाइपोथैलेमस इस तरह से जो है वो हमारे पास इंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरीज होती हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास होता है प्री ऑप्टिक न्यूक्लाइज भी होते हैं और सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लाई भी होते हैं और साथ साथ हमारे पास ना पेरावेंट्रिकुलर न्यूक्लाई भी होते हैं, उनको छोड़ देते हैं। जो सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लाई है ना बच्चों, ये बॉडी की ऑस्मोलैरिटी को सेंस करते हैं। जैसे ही वो जो किडनी के अंदर हमारे पास हाइपर ऑस्मोलर फ्लूइड क्रिएट होता है ना, हाइपर ऑस्मोलैरिटी वहाँ पे क्रिएट होती है, ऑस्मो रिसेप्टर सेंस करते हैं और यहाँ आके बताते हैं कि बॉडी में पानी की कमी है, पानी को रिजर्व किया जा सके। तो ये सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लाई ऑफ हाइपोथैलेमस सिग्नल्स भेजेगा किसको, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को, और यहाँ से क्या रिलीज करा देगा, यहाँ से रिलीज कराएगा एडीएच, ठीक है। एडीएच जाके कलेक्टिंग टिब्यूल्स के लेवल पे एक्ट करता है और वहाँ पे ना प्रोटीन चैनल्स होते हैं उनको ओपन कर देता है और वाटर रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है। इस तरह वाटर कंजर्व करना शुरू कर देता है और वाटर को मेंटेन कर सकता है। इनटेक को किस तरह लेटरल हाइपोथैलेमस करता है, थ्रू थर्ड सेंटर, और आउटपुट को या यूरिन आउटपुट को या वाटर कंजर्वेशन किस तरह से की जाती है, एक्सक्रीशन रेट को किस तरह से कंट्रोल किया जाता है कि जो सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लाई पड़ा हुआ है हाइपोथैलेमस में वो एडीएच की सिक्रेशन कराता है थ्रू पोस्टीरियर पिट्यूटरी और वाटर बैलेंस को, वाटर आउटपुट को मेंटेन करता है और वाटर को कंजर्व करता है जब उसकी ज़रूरत हो। और ये जो हमारे पास पड़ा हुआ है ना सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस के बिल्कुल साथ ना यहाँ पे हमारे पास होता है पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, ठीक है। ये पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस जो है ये तब एक्टिव होता है बच्चों जब हमारे पास लेबर की कंडीशन हो, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो रही हो, यहाँ पे हमारे पास आते हैं सिग्नल्स आते हैं और ये अगेन क्या करता है कि ये इस पोस्टीरियर पिट्यूटरी में से क्या करता है, रिलीज कराता रहता है ऑक्सीटोसिन, ठीक है। ये ऑक्सीटोसिन जाके एक तो यूट्राइन वॉल पे एक्ट करता है और यूट्राइन वॉल की कॉन्ट्रैक्शन कराता है और लेबर में हेल्प करता है। दूसरा ये ऑक्सीटोसिन क्या करता है, ब्रेस्ट के अंदर पड़ी डक्ट्यूल्स के ऊपर एक्ट करता है, उनको कॉन्ट्रैक्ट करता है और मिल्क इंजेक्शन में थ्रू निपल्स हेल्प करता है। तो ये ऑक्सीटोसिन का रोल आपने याद रखना है। और ऑक्सीटोसिन जब भी बेबी सकिंग करेगा तो उस टाइम सिग्नल्स जाएंगे और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लाई से ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा जो कि डक्ट्यूल्स को क्या करेगा, ब्रेस्ट डक्ट्यूल्स को क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है और मिल्क इंजेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा कराता है। तो अभी तक हमने पढ़ा कि कार्डियोवास्कुलर में हाइपोथैलेमस किस तरह से हार्ट रेट को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है, किस तरह से टेम्परेचर रेगुलेट कर सकता है, वाटर इनटेक को रेगुलेट करता है थ्रू लेटरल हाइपोथैलेमस या पैरा और सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लाई, और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस के थ्रू किसको रेगुलेट करता है, ऑक्सीटोसिन रिलीज करके मिल्क इजैकुलेशन को और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को। अब साथ ही हम जीआईटी की भी बात कर लेते हैं। हमारी जो जीआईटी है, हमारी जो भूख हमें लगती है और नहीं भी लगती, हमारा दिल भर जाता है, उसमें क्या होता है कि एक इनके पास ना हंगर सेंटर पड़ा हुआ होता है हाइपोथैलेमस के पास, ठीक है। हंगर सेंटर के जिससे भूख लगती है और एक स्टाइटी सेंटर होता है कि जिससे हम कहते हैं नहीं बस अब मैंने और नहीं खाना। ये हंगर सेंटर कहाँ पे होता है, ये होता है अगेन लेटरल हाइपोथैलेमस में। तो अभी तक आपको याद होना चाहिए कि लेटरल हाइपोथैलेमस ने क्या किया, हार्ट रेट को इंक्रीज़ किया, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ किया, थ्रस्ट मैकेनिज्म को एक्टिवेट किया, थ्रस्ट सेंटर को एक्टिवेट किया और साथ ही साथ इसने हंगर सेंटर को भी एक्टिव किया। तो ये लेटरल हाइपोथैलेमस के 4 फंक्शंस हैं। सो लेटरल हाइपोथैलेमस हंगर सेंटर को एक्टिव करता है और हमें भूख लगती है, ठीक है। साथ ही जो स्टाइटी सेंटर है वो लेटरल के बिल्कुल ऑपोजिट वेंट्रोमीडियल न्यूक्लाई ऑफ हाइपोथैलेमस में होता है और ये हमें क्या करता है, स्टाइटी इंड्यूस कराता है और कहता है मतलब अब मुझे और भूख नहीं है, बस करो। अब अगर इन दोनों का डैमेज हो जाता है ना, अगर ये डैमेज हो जाता है फिर भूख ही नहीं लगेगी, इवन के लीथल स्टार्वेशन तक बॉडी पहुंच जाएगी, लेकिन फिर भी पेशेंट की कंप्लेन होगी कि मुझे भूख नहीं लगती। अगर स्टाइटी सेंटर डैमेज हो जाएगा तो जो बस वाली या पेट भरने वाली फीलिंग्स होती हैं वो नहीं आएंगी, वो खाता रहेगा, इवन की ओबेसिटी हो जाएगी। इन दोनों के अलावा भी हमारे पास कुछ आर्कुएट न्यूक्लाइज पड़े हुए होते हैं, ठीक है। उन आर्कुएट न्यूक्लाई का क्या काम होता है, डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन वो एपिटाइट इंड्यूस भी कर सकते हैं और एपिटाइट को कम भी कर सकते हैं। हंगर और एपिटाइट में फ़र्क है जो मैंने आपको एंडो में बताया था। उसके बाद हमारे पास कुछ मेमोरी बॉडीज़ होती हैं, ठीक है। वो मेमोरी बॉडीज़ क्या करती हैं कि वो जो फीडिंग रिफ्लेक्सेस है ना, फीडिंग रिफ्लेक्स हो गए जैसे कि सकिंग हो गया या फिर हमारे पास फॉलिंग हो गया, उन वगैरह को कंट्रोल कर रही होती है।
बस आखिरी चीज़ हमारे पास रह जाती है कि हमने पोस्टीरियर पिट्यूटरी की तो बात की, मैंने काफ़ी गंद मचाया, लेकिन आपका यही काम है कि आपने सिर्फ इन मेन पॉइंट्स को नीट करके आपके अपने पास लिखना है। ये हमारे पास जो है वो हाइपोथैलेमस होता है, ठीक है, और इस तरह करके कुछ हमारे पास पिट्यूटरी होती है। तो ये हाइपोथैलेमस जो है उसका एक वेंट्री यहाँ पे सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं, हमने पढ़ा था हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम। इस हाइपोथैलेमस के पास जो है वो बहुत सारे रिलीजिंग फैक्टर्स भी पड़े होते हैं, इनहिबिटरी फैक्टर्स भी पड़े होते हैं, जो ब्लड के थ्रू आ जाते हैं कहाँ पे, इंटीरियर पिट्यूटरी में, और इंटीरियर पिट्यूटरी से डिफरेंट हार्मोन का रिलीज कराते हैं डिपेंडिंग अपॉन नीड ऑफ द बॉडी एंड कंडीशन ऑफ द बॉडी। ग्रोथ हार्मोन भी रिलीज कराते हैं, थायराइड हार्मोन भी, ठीक है, गोनेडोट्रोफिन वगैरह भी। तो ये आपने याद रखना है कि इंटीरियर पिट्यूटरी में भी इस तरह करता है हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम के थ्रू। यहाँ पे हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल ट्रैक सिस्टम चलता है जिसके थ्रू सिग्नल्स आते हैं सुप्रा ऑप्टिक और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लाई के थ्रू, और वेसोप्रेसिन और एडीएच रिलीज हो रहा है जो हमारे पास डिफरेंट जाके बॉडी के ऊपर एक्ट कर रहा है। तो ठीक है, ये पूरा का पूरा पेज है, पूरे का पूरा जितना भी हमने गन में चाहे, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद होने चाहिए। अब क्योंकि हमने ये भी कहा कि हाइपोथैलेमस लिम्बिक सिस्टम का पार्ट होता है, तो ये लिम्बिक सिस्टम के फंक्शन तो नहीं है ना, ये तो सारे वेजिटेटिव फंक्शंस हैं। तो लिम्बिक सिस्टम में हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस का क्या काम होगा, तो बहुत शॉर्टली मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ बच्चों। सबसे पहले आपने याद रखना है कि जो लेटरल हाइपोथैलेमस है ना, एक तो उसने थ्रस्ट कॉज की, दूसरा उसने हंगर कॉज की, तीसरा उसने बीपी को और हार्ट रेट को बढ़ाया। अब लिम्बिक सिस्टम में लेटरल हाइपोथैलेमस का क्या काम होता है, लेटरल हाइपोथैलेमस में लिम्बिक सिस्टम का क्या काम होता है कि ये रेज और फाइटिंग, जब हम किसी से लड़ रहे होते हैं ना, तो उस टाइम जो सारी की सारी हमारे पास एक्टिविटी परफॉर्म हो रही होती है वो इस लेटरल हाइपोथैलेमिक न्यूक्लाई की वजह से ही है। दूसरी बात ये है कि हमारे पास जो वेंट्रोमीडियल न्यूक्लाई पढ़ा है ना हमने, वेंट्रोमीडियल हमने कहा एक तो ये हमारे पास स्टाइटी सेंटर है, स्टाइटी सेंटर के अलावा ये हमारे पास ईटिंग को डिक्रीज करता है क्योंकि कहता है बस बहुत खा लिया। सेकंड चीज़ ये करता है कि ये हमारी बॉडी में हमारे पास जो ट्रंक्वलिटी होती है, अमन होता है, सुकून होता है, पीस होता है, उसे जनरेट करता है एज अपोजिट टू लेटरल हाइपोथैलेमस, क्योंकि वो रेज और फाइटिंग कंडीशन कर रहा था और ये हमें पुरसकून रखता है। ठीक है, थर्ड बात आपने ये याद रखनी है कि जो पेरीवेंट्रिकुलर न्यूक्लाइज है ना, पैरा नहीं, पेरीवेंट्रिकुलर न्यूक्लाई, वो लिम्बिक सिस्टम से एसोसिएटेड फियर और पनिशमेंट वगैरह की फीलिंग्स कॉज करती हैं। जब हमें डर लग रहा होता है, हमें किसी चीज़ से, कहीं से हमें लग रहा होता है कि ये हमें कुछ कर देगा, कोई सज़ा मिलेगी, हमें डर लग रहा होता है, तो उस फियर वाली केस में पेरीवेंट्रिकुलर न्यूक्लाई जो है हाइपोथैलेमस के वो एक्टिव होते हैं। तो आपने देखा कि हाइपोथैलेमस के लिम्बिक रोल भी हैं, हाइपोथैलेमस के एंडोक्राइन रोल भी हैं, और हाइपोथैलेमस के वेजिटेटिव फंक्शंस भी हैं, क्योंकि वो बॉडी के खाने पीने को, वाटर रेगुलेशन को, ब्लड प्रेशर को, इन सारी चीज़ों को भी रेगुलेट करता है। तो मेन मकसद ये था कि हाइपोथैलेमस के सारे फंक्शंस हमें पता चल जाएँ। अब इनमें से अगर कोई भी एरिया डैमेज हो जाएगा ना, तो उसके ऑपोजिट इफेक्ट क्रिएट होगा। अच्छा, अब लिम्बिक सिस्टम के अंदर दो इंपॉर्टेंट सेंटर्स होते हैं, रिवार्ड एंड पनिशमेंट सेंटर। बहुत ज़्यादा आसान से हैं बच्चों, इनका कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है। अच्छा, लिम्बिक सिस्टम के अंदर कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं कि जब वो स्टिमुलेट होते हैं ना, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, खुशी होती है, ठीक है, प्लेयर की फीलिंग्स क्रिएट होती हैं, सुकून आता है। लेकिन कुछ ऐसे एरियाज़ भी हैं कि अगर वो एरिया स्टिमुलेट हो जाए तो हमें गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेशन होती है, हम आपे से बाहर हो जाते हैं, डिसप्लेयर होता है, फियर, रेज, इस तरह की कंडीशन होती हैं। ठीक है, तो ये जो बुरी वाली कंडीशन होती हैं इनको हम बोलते हैं पनिशमेंट सेंटर, और जो अच्छी वाली फीलिंग्स क्रिएट होती हैं उसको हम बोलते हैं रिवार्ड सेंटर। अब रिवार्ड सेंटर और पनिशमेंट सेंटर किस तरह से पहचाने कि ये किया गया कि एक एनिमल है, ठीक है, उसके ना ब्रेन रीजन को इलेक्ट्रोड की मदद से स्टिमुलेट किया गया, और उस इलेक्ट्रोड का जो कनेक्शन है ना वो एक लिवर के साथ था। ठीक है, जब वो उस लिवर को प्रेस कर रहा था ना, तो उसका प्लेयर सेंटर, फॉर एग्जांपल उसके जो प्लेयर सेंटर्स है ना वो एक्टिव हो रहे थे और उसे अच्छा लग रहा था। ठीक है, जब उसे अच्छा लग रहा था तो उसने क्या किया, उसने बार बार इसको स्टिमुलेट करना शुरू कर दिया क्योंकि उसे मजा आ रहा था। तो उससे हमें पता चला कि ये एरियाज के जिनके लिए वो अगेन एंड अगेन स्टिमुलेशन कर रहा है, इसका मतलब है उसे प्लेयर प्रोवाइड करें, इतना प्लेयर प्रोवाइड करें, इवन कि अगर उसे खाना भी ऑफर किया जाए तो वो खाने की निस्बत इस बटन पुशिंग को ज़्यादा फेवर कर रहा था और अपने एरियाज़ को, यानी प्लेयर एरियाज़ को एक्साइट कर रहा था, और यानी जो हमारे पास रिवार्ड सेंटर्स हैं उनको एक्साइट कर रहा था और सुकून ले रहा था या बड़ा खुश था। ठीक है, तो इन एरियाज़ की जजमेंट की गई कि किन किन एरियाज़ को वो